वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में मैं एक ऐसे एसएमई आईपीओ के बारे में बताऊंगा जिसने 2800% का रिटर्न दे दिया है। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ब्लिंकिट और एयरटेल के बीच में जो टाई अप था वो थोड़े टाइम के लिए रुक गया है या फिर शायद बंद भी हो जाए। साथ ही हम बात करेंगे एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस की, आइकिया की और इंडियन इकोसिस्टम में जो एआई का डेवलपमेंट है उसकी, और इससे आपको एक मल्टी बैगर स्टॉक भी मिल सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे आईओसी की और मारुति सुजुकी पे लगे हुए पेनल्टी की। सबसे पहली न्यूज है एक ऐसे फिनटेक कंपनी की जिसने एसएमई प्लेटफॉर्म पर 80 रुपए के प्राइस के साथ लिस्टिंग की थी, लेकिन अब सिर्फ कुछ ही सालों में इसका स्टॉक 2800% तक रैली कर गया। आज ये स्टॉक 2350 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और अब ये कंपनी एसएमई से आगे बढ़कर एनएसई और बीएसई के मेन बोर्ड पर आ चुकी है और इस कंपनी का नाम है नेटवर्क पीपल सर्विसेज टेक्नोलॉजीज, शॉर्ट में बोला जाए तो एनपीएसटी। अब थोड़ा कंपनी के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, FY25 के 9 महीनों में इस कंपनी का रेवेन्यू 78.5% बढ़ा और नेट प्रॉफिट 133% बढ़ा। तो कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। और ये कंपनी करती क्या है मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ। कंपनी यूपीआई, मर्चेंट सर्विसेज और डिजिटल बैंकिंग जैसे फिनटेक एरियाज में काम करती है और इन्होंने अपना ऑफिस दुबई में भी खोला है और अब ये ग्लोबल एक्सपेंशन पर फोकस कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने वर्क फोर्स भी 50% से बढ़ाने की प्लानिंग कर ली है। अगली न्यूज है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस की। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस का स्टॉक 741.20 के आसपास पहुंच गया है, जो ये दिखाता है कि ये स्टॉक 6 महीने में सबसे ज्यादा हाई पे पहुंच गया है। यानी कि 6 महीने के कंपैरिजन में अभी का जो प्राइस है वो सबसे ज्यादा है और ये जो प्राइस है ये अपने ऑल टाइम हाई के करीब आ गया है। तो ऐसा हो सकता है कि एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करके एक नया हाई बना ले। साथ ही कंपनी का रिजल्ट भी निकल गया है। तो कंपनी का रिजल्ट कुछ ऐसा है कि Q4 FY25 में कंपनी ने 475 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट दिखाया, यानी कि 16% का प्रॉफिट। वहीं पे एपीई में भी ग्रोथ देखी गई और ये ग्रोथ 9.7% का था। एपीई मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, वैसे तो इसका फुल फॉर्म होता है एनुअलाइज्ड प्रीमियम इक्विवेलेंट। ये एक लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का मैट्रिक है जो ये दिखाता है कि कंपनी ने नए बिजनेसेस या फिर नए इंश्योरेंस पॉलिसी से कितना प्रीमियम कमाया। तो जितना ज्यादा एपीई होता है उतना ही अच्छा होता है। और एक्सपर्ट्स का तो ऐसा भी मानना है कि एचडीएफसी लाइफ अपने इंडस्ट्री के कंपैरिजन में काफी तेज ग्रो करेगा फ्यूचर में भी। और जो एस्टिमेशन दिया जा रहा है एनालिस्ट के द्वारा ये 14 से 16% का है। तो देखते हैं एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस का फ्यूचर कैसा होता है। जो भी बिजनेस न्यूज आएगी मैं उसका अपडेट जरूर दूंगा आप लोगों को, लेकिन उसके लिए आपको हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करना होगा। अब चलते हैं हम लोग अगले बिजनेस न्यूज के तरफ और न्यूज है आइकिया की। आइकिया ने इंडिया में अपना पहला प्लान एंड ऑर्डर पॉइंट ईस्ट बेंगलुरु में लॉन्च किया है और इनका ये जो सेंटर है वो 740 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है और आप इसमें अपॉइंटमेंट बुक करके आ सकते हो। और यहाँ पे वो काफी सर्विसेज देते हैं जैसे कि DIY, आप खुद से सारी चीज कर सकते हो, गाइडेड प्लानिंग और फुल डिजाइन इंस्टॉलेशन तक की चीजें अवेलेबल हैं। यहाँ पे आप फर्नीचर से लेकर के पूरा का पूरा प्लानिंग कर सकते हो। यानी कि आप अगर चाहते हो कि आपका घर अच्छा हो या फिर आपको कोई भी सामान चाहिए तो यहाँ पे लोग अपने घर या फिर रूम का जो डिजाइन है वो आइकिया एक्सपर्ट के साथ प्लान कर सकते हैं। ये आप ऐसा समझ लो कुछ वैसा ही है जैसा फेविकोल करता था। फेविकोल क्या करता था कि जितने भी प्लाईवुड या फिर जो कारपेंटर्स होते थे उनके साथ काम करता था, उनको ट्रेनिंग देता था, उनको अपने प्रोडक्ट्स का यूज करके क्राफ्टमैनशिप के बारे में समझाता था। तो यहाँ पे आइकिया के साथ क्या है कि आइकिया अपने सेंटर में लोगों को बुला करके प्रोडक्ट्स या फिर रूम किस डिजाइन का होगा, प्लानिंग कहाँ पे कौन सा फर्नीचर अच्छा होगा, अगर आपके दीवार का कलर ऐसा है तो फर्नीचर का कलर ऐसा होगा तो अच्छा लगेगा, इस डिजाइन के साथ ये चीजें अच्छी लगेंगी। तो ये सारी चीजें आइकिया कर रहा है और इसका रीजन सिंपल है, आइकिया इंडिया में एक्सपेंशन करना चाहता है और उसके लिए आइकिया ये चाहता है कि वो लोगों को पर्सनलाइज
स्पेशलाइज्ड सर्विसेज दे सके, वो भी वहां के लोकल नीड्स के हिसाब से। अगली न्यूज एक ऐसी न्यूज है जिससे आप एक मल्टी बैगर स्टॉक फाइंड कर सकते हो अगर आपने इस इंफॉर्मेशन का अच्छे से यूज किया तो। मैं ये भी बताऊंगा कि आप इस इंफॉर्मेशन का यूज कैसे कर सकते हो, पर पहले मैं आपको न्यूज बता देता हूं। ऐसा बताया जा रहा है कि इंडिया के पास 6.5 लाख से ज्यादा एआई एक्सपर्ट्स हैं और आप अभी तक देख ही रहे हो ट्रेंड कैसा चल रहा है एआई का। कभी चैट जीपीटी, कभी डीप सीक, कभी कभी आप देख रहे हो गिबली चल रहा है। तो एआई का जो ट्रेंड है वो चल रहा है, एआई की नीड भी है। लेकिन प्रॉब्लम इंडिया में क्या है कि जनरेटिव एआई तो बढ़ते जा रहा है, लेकिन इंडिया के पास एआई हार्डवेयर है ही नहीं। एआई हार्डवेयर में अभी भी बहुत ज्यादा कमी है। तो आप एक तरफ देख रहे हो कि इंडिया सॉफ्टवेयर में तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन हार्डवेयर में इंडिया बहुत पीछे है। तो ये जो गैप है वो कैसे भरा जाएगा, उसको भरने का एक ही तरीका है इंडिया में R&D करना, नए नए प्लांट्स को सेटअप करना। क्योंकि फिलहाल चिप डिजाइन और फैब सेटअप में ताइवान और चाइना बहुत ज्यादा आगे है और इंडिया इन दोनों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा पीछे है। तो अब इंडिया एआई मिशन के थ्रू 18,000 जीपीयूज और एआई चिप्स के साथ साथ डेटा सेंटर्स भी बनाने की प्लानिंग चल रही है। तो अब इस डेटा का यूज कैसे करना है आपको देखिए। एआई इज द फ्यूचर, ये सबको पता है और सबको इसका अंदाजा भी लग गया है। और इंडिया में आपको पता है कि टैलेंट की कोई कमी नहीं है, स्पेशली आईटी सेक्टर में। इंडिया आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा आगे है, लेकिन प्रॉब्लम आई है हार्डवेयर की और इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में पहले से ही बहुत पीछे है, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स के मैन्युफैक्चरिंग में। तो अब आपको उन कंपनीज को ढूंढना है जो एआई या फिर जो आईटी सेक्टर के लिए हार्डवेयर बनाती है। और अगर आपको कोई ऐसी अच्छी कंपनी मिल गई जो चिप्स डिजाइन करती हो या फिर हार्डवेयर बनाती हो, तो वो कंपनी आपके लिए अच्छी हो सकती है। लेकिन ये जरूर ध्यान देना आप कि कंपनी प्रॉफिटेबल हो, कंपनी पे बहुत ज्यादा डेप्थ न हो और कंपनी का वैल्यूएशन भी अच्छा हो। साथ ही साथ उस कंपनी का मैनेजमेंट बहुत ही ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट होना बहुत जरूरी है। अगली न्यूज है ब्लिंकिट की और ये न्यूज वही है जो मैंने पहले भी कवर किया था, एयरटेल के साथ जो पार्टनरशिप हुई थी और मैंने उस वक्त बताया था कि हो सकता है ये पार्टनरशिप ब्रेक भी हो जाए। ठीक वैसा ही हुआ है, क्योंकि एयरटेल और ब्लिंकिट का जो 10 मिनट में सिम डिलीवरी सर्विस करने वाला प्लान था वो अब होल्ड पर रख दिया गया है, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने केवाईसी नॉर्म्स पर सवाल उठाए। डीओटी ने टेलकॉस को एग्जिस्टिंग सेल्फ केवाईसी रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करने को कहा। तो 15 अप्रैल को ये सर्विस लॉन्च हुई थी और ये सर्विस 16 सिटीज में स्टार्ट होने वाली थी। सर्विस यानी कि ब्लिंकिट पे अब आप सिम भी खरीद सकते हो, ये चीज हुआ था। तो अब आप अगर ब्लिंकिट ऐप ओपन करो तो जब भी आप सिम सर्च करोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन 15 अप्रैल को जो सर्विस लॉन्च हुई थी उस वक्त लोग सिम भी ऑर्डर कर सकते थे ब्लिंकिट से। तो अब ये सर्विस होल्ड पे रख दी गई है। ये सर्विस अभी बंद नहीं हुई है, टेम्पररी इसको रोका गया है और जब तक ये जो पूरा प्रोसेस है ये सारा नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं हो जाता तब तक ब्लिंकिट एयरटेल के सिम्स नहीं डिलीवर कर सकता। अगली न्यूज है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की। आईओसी का Q4 का रिजल्ट निकल करके आ गया है और आईओसी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। आईओसी ने Q4 FY25 में 7,265 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट दिखाया, जो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 152% ज्यादा है। लेकिन रेवेन्यू लगभग फ्लैट रहा, कितना 1.95 लाख रुपीस। वहीं पे ऑपरेशनल लेवल की अगर मैं बात करूं तो ऑपरेशनल लेवल पे इबिडा 90% बढ़कर 13,572 करोड़ रुपीस हो गया। वहीं पे अभी मैंने आपको बताया कि इनका रेवेन्यू तो फ्लैट रहा लेकिन नेट प्रॉफिट बढ़ गया। इसका मतलब उनका मार्जिन बढ़ा होगा, तभी यही एक रीजन है, तभी ये चीज हो सकती है, वरना पॉसिबल है ही नहीं कि रेवेन्यू फ्लैट हो और नेट प्रॉफिट बढ़ जाए। तो इनका मार्जिन 3.7% से बढ़कर 7% हो गया। और जीआरएम की बात करूं तो वो $2.9 से जंप करके $8 पर बैरल हो गया और ये चीज दिखाता है कि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिकवरी है। तो आईओसी ने कमाल का काम किया है। अगर मैं आपको पूरे पेट्रोलियम सेगमेंट का बताऊं
तो पेट्रोलियम सेगमेंट का ईबिट 9,533 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया, जबकि गैस सेगमेंट का प्रॉफिट गिर गया। तो बोर्ड ने ये चीज डिसाइड किया है कि क्योंकि जब भी रिजल्ट्स आते हैं तो अक्सर कंपनीज डिविडेंड भी अनाउंस करती हैं, तो आईओसी 3 रुपए प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है। और ये न्यूज जैसे ही मार्केट में आई, आईओसी का शेयर प्राइस 1.92% से बढ़ गया। अब इस न्यूज में मैंने जीआरएम के बारे में बताया, तो मैं आपको वो भी समझा देता हूं कि आखिर जीआरएम होता क्या है। जीआरएम यानी कि ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन। इसका मतलब ये है कि एक रिफाइनरी क्रूड ऑयल को प्रोसेस करके जितना पैसा कमा रही है उसमें से रॉ मटेरियल क्या होता है, क्रूड ऑयल ही होता है, तो रॉ मटेरियल का प्राइस माइनस कर दिया जाता है। उसके बाद जो मार्जिन बचता है उसी को ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन कहते हैं। अब आई होप आपको समझ में तो आ गया होगा, बट अगर मैं आपको इसका फॉर्मूला वाइज समझाऊं तो रिफाइंड प्रोडक्ट्स का जो टोटल वैल्यू होता है उसको जब आप माइनस कर दोगे क्रूड ऑयल का जो भी कॉस्ट है उससे, तो वो निकल जाएगा आपका मार्जिन यानी कि जीआरएम। अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं आईओसी का, या फिर एक नॉर्मल एग्जांपल बताता हूं। मान लो एक बैरल क्रूड ऑयल का प्राइस 5,000 रुपए का था, ठीक है, और उससे रिफाइन करने के बाद, मतलब उस क्रूड ऑयल को आपने जब रिफाइन किया तो आपके पास पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीजें आती हैं। तो रिफाइन करने के बाद वही क्रूड ऑयल यानी कि जो 5,000 का था वो अब आपको 5,800 रुपए का मिल रहा है। तो अब आप इसमें फॉर्मूला लगाओगे तो 5,800 को माइनस करो 5,000 से, तो मिल जाता है 800 रुपए पर बैरल, यानी कि रिफाइनरी ने 800 रुपए का प्रॉफिट कमाया हर बैरल पे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर ये नहीं समझ में आया, क्योंकि हो सकता है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो, मैंने अच्छे से न समझाया हो, तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लो और दोबारा से इस चीज को समझने का कोशिश करो, आपको जरूर समझ में आएगा। और अगर आपने हमारी बिजनेस न्यूज यहाँ तक देख ली है तो एक लाइक तो बनता है, क्योंकि बहुत एफर्ट्स के साथ मैं ये वीडियोस बनाता हूँ। और अगली न्यूज पे चलते हैं हम लोग, और ये न्यूज है मारुति सुजुकी पे। मारुति सुजुकी के ऊपर 2021 में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि सीसीआई ने 200 करोड़ रुपए का फाइन लगाया था। और ये फाइन इसलिए लगाया था क्योंकि मारुति सुजुकी जो उनके डीलर्स हैं उनको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देने से रोकता था। और फिर जैसे ही कंपनी के ऊपर 200 करोड़ का फाइन लगा, कंपनी एनक्लेड के पास चली गई और सीसीआई को चैलेंज कर दिया। और इसकी जो नेक्स्ट हियरिंग है वो 14 मई 2025 को है। तो जो भी न्यूज आएगी उस तारीख को मैं वो आप लोगों के पास जरूर लाऊंगा, लेकिन उसके लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेकिन जो सबसे कमाल की बात है वो पता है क्या है? वो ये है कि सीसीआई ने ये आरोप लगाया कि मारुति सुजुकी कई सारे मिस्ट्री शॉपर्स भेज करके, यानी कि बहरूपिया कह लो या फिर मतलब समझ लो कि मारुति सुजुकी ने मेरे को सिर्फ इसलिए भेजा कि मैं वहां पे जाऊं, कार्स के बारे में बात करूं और ये पता लगाऊं कि ये जो डीलर्स हैं वो डिस्काउंट दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे हैं। तो आप ये समझ लो ये बेसिकली मारुति सुजुकी नजर रख रहा था कि वो लोग डिस्काउंट न दें, और जिन लोगों ने डिस्काउंट दिया यानी कि जिन डीलर्स ने डिस्काउंट दे करके कार सेल्स की थी उन सभी पर पेनल्टी भी लगाया गया। तो ये एक तरह का आप समझ लो कि लोगों की प्राइवेसी के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही थी। और पता नहीं ये एथिकल है या नहीं है, ये चीज आप मुझे कमेंट में बताओ, और ये तो कोर्ट डिसाइड करेगी। लेकिन अभी फिलहाल फाइन पर स्टे लगा दिया गया है, और जिसके भी हक में फैसला आएगा उसके बाद ही ये डिसाइड होगा कि फाइन लगाना है या फिर नहीं लगाना है। लेकिन इस न्यूज के बाद स्टॉक में मतलब कमाल की हलचल हो गई। जैसे ही ये न्यूज मार्केट में आई, मारुति सुजुकी के स्टॉक्स 3.5% तक चढ़ गए और 12,273 रुपीस तक पहुंच गए। अब ये न्यूज एंड करने से पहले मैं आपको सिर्फ एक चीज और बताऊंगा कि मारुति सुजुकी ने 135 रुपीस का शेयर डिविडेंड अनाउंस किया है, यानी कि आपके पास अगर एक शेयर है तो आपको 135 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। और इसकी रिकॉर्ड डेट 1 अगस्त 2025 को है और एक्स डिविडेंड डेट 31 जुलाई 2025 को है, यानी कि रिकॉर्ड डेट से जस्ट एक दिन पहले। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज यहीं खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी बिजनेस न्यूज बहुत पसंद आई होगी। लेता हूँ मैं आपसे अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम। और हाँ, आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।